नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो ई सैलरी से रिलेटेड थी, जिसमें आपको ई सैलरी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मिली थी। और आज हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं ये एचआरएमएस से रिलेटेड है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी एचआरएमएस से रिलेटेड। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। यहाँ पे रियल साइट भी दे रखी है और ये टेस्टिंग के लिए भी साइट दे रखी है। इन दोनों साइट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको रियल साइट पे जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। एचआर ट्रेजरी की साइट पे जाकर एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करके जा सकते हैं। नीचे वाली जो है वो टेस्टिंग वाली साइट है, जिसपे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपको डाटा डालना है, और अपनी फील्ड ऑफिसेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एचआरएमएस में कुछ स्टेजेस है, ये बेसिक स्टेजेस हैं डाटा फील्ड करने की। इसमें 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में है क्रिएशन ऑफ मास्टर्स, लेवल्स एंड रूल्स। नेक्स्ट स्टेज में एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम ई सैलरी टू एचआरएमएस एंड फिलिंग ऑफ बेसिक डाटा। लास्ट में ई सर्विस बुक एंड सीनियरिटी लिस्ट को फिलअप करना है। क्रिएशन ऑफ मास्टर्स, लेवल्स और रूल्स में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स के रूल्स हैं और लेवल्स हैं और ऑफिसेज हैं, वो आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। मैं आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे आपको लेवल्स वगैरह बनाने हैं। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके उस क्वेरी को भेज सकते हैं। फ्यूचर में इस ईमेल आईडी से रेफरेंस से आप उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। आपका सबसे ऊपर एसीएस है, सबसे ऊपर आपको एक लेवल एसीएस का जरूर डालना ही डालना है। नेक्स्ट एचओडी, आप हेड ऑफिस लिख सकते हैं या डायरेक्टरेट लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। उनके नीचे सर्कल्स, डिफरेंट सर्कल्स आ सकते हैं। डिफरेंट सर्कल्स के नीचे डिफरेंट डिविजन्स आ सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी और डिपार्टमेंट की ट्रेजरी की डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेजरीज आएंगी और यहाँ पे सब ट्रेजरीज आएंगी। ऐसे आप देखेंगे तो ये डिफरेंट लेवल है। ये लेवल 1 एसीएस का लेवल है। नेक्स्ट एचओडी का लेवल है, लेवल 2। तीसरा लेवल सर्कल का है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल लेवल। और 4th लेवल डिवीजन का है। ये लेवल कितने भी लेवल तक जा सकता है, 3, 4, 5, 6 और 1 लेवल तक भी रुक सकता है। अगर कोई डिपार्टमेंट छोटा है तो उसमें एसीएस और उसके नीचे एचओडी लेवल, बस 2 ही लेवल हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ये लेवल्स डालने हैं और फिर उनके बाद ये ऑफिसेस डालने हैं। अब यहाँ पे डालने कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 4 टाइप के यूजर्स मिलेंगे, 4 टाइप के यूजर टाइप होंगे। डिपार्टमेंट एडमिन यूजर होगा एक, जो कि एनआईसी आपको प्रोवाइड करेगा। इसका यूजर आईडी पासवर्ड जब आप हमें नोडल ऑफिसर का नेम प्रोवाइड कर देंगे तब हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। डिपार्टमेंट एडमिन यूजर अपने लॉगिन से लेवल एडमिन यूजर्स बनाएंगे, डिफरेंट ऑफिसेस बनाएंगे और उनका हर एक ऑफिस का एक एडमिन यूजर होगा। फॉर एन एग्जांपल, ये सर्कल बनाया डिपार्टमेंट एडमिन यूजर ने, एक सर्कल बनाया, इसका भी एक एडमिन यूजर होगा, इस सर्कल का भी एक एडमिन यूजर होगा और इस डिवीजन का भी एक एडमिन यूजर होगा। इसलिए हर एक ऑफिस, जितने भी ऑफिस आप क्रिएट करेंगे उनके एक एडमिन यूजर होगा। वो एडमिन यूजर अपने नीचे चेकर्स बनाएगा और चेकर्स अपने नीचे मेकर्स बनाएगा। लेवल एडमिन यूजर चेकर अपने काम को बाइफरकेट करने के लिए मल्टीपल चेकर्स बना सकते हैं और मल्टीपल मेकर्स बना सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा है, वहां पे एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, तो मल्टीपल चेकर मेकर बनाइए। और अगर एम्प्लॉय 25 या 30 या 50 तक है तो एक ही चेकर मेकर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब डिपार्टमेंट एडमिन यूजर से लॉगिन करके हम फर्स्ट स्टेज को कंटिन्यू करते हैं। डिपार्टमेंट एडमिन यूजर का यूजर आईडी पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं किसी 2-3 डिपार्टमेंट्स की आपको हायरार्की दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कैसे काम करना है। तो मैं डिपार्टमेंट एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। मैं ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा आपको एक ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। इनिशियली आपको सब जगह यहाँ पे 000 दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपके कोई भी एम्प्लॉय अभी तक इसमें किसी भी एम्प्लॉय का डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ, ना उसके एम्प्लॉय के डाटा पे वर्क हुआ। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, हायरार्की क्रिएशन मास्टर का एक टैब होगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट हायरार्की लेवल मास्टर का एक लिंक होगा। जैसे ही आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेवल्स डालने हैं, पहले जितने भी आप लेवल्स होंगे ये लेवल्स डालने हैं। प्लीज
सबसे पहले आप जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आप पेपर पे बना लीजिएगा, उससे आपको इजी रहेगा कि कितने मुझे लेवल्स बनाने हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे 4 लेवल्स हैं, तो यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे लेवल का नाम डालेंगे। लेवल का नाम डालने के बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म डालेंगे। जैसे आपने एक लेवल डाला हेड ऑफिस, यहाँ पे आपने हेड ऑफिस डाला लेवल, या जो आपके डिपार्टमेंट के यूजर्स इजीली समझते हैं वो वाला नाम डाल सकते हैं। जैसे ट्रेजरी एंड अकाउंट में लोग समझते हैं डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं लोग, कई डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस के नाम से जानते हैं लेवल, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसे, जैसे हेड ऑफिस होगा तो HOD देना है, उसके लिए सर्कल होगा तो CIR, ऐसे कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ना उससे कम हो सकता है ना उससे ज्यादा हो सकता है। इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने का भी बहुत बड़ा रीजन है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप यहाँ ऐड करते जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको ये 01 शो होगा। यहाँ पे 01 मतलब पहला लेवल, फिर 02 जब आप एक लेवल डाल लेंगे, फिर 02, फिर 03, फिर 04। जैसे यहाँ पे आपको पिक मैंने दिखाई है, इस पिक में 4 लेवल है। तो पहला लेवल मैं डालूंगा ACS, दूसरा लेवल डालूंगा हेड ऑफिस, तीसरा लेवल डालूंगा सर्कल और 4th लेवल डालूंगा डिवीजन। ऐसे आप अपने डिपार्टमेंट के डिफरेंट लेवल्स और हेराइकीज बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट। लेकिन फर्स्ट जो आपको लेवल बनाना है वो ये जरूर बनाना है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। पहला लेवल ACS जरूर बनाना ही बनाना है। तो आप टेस्टिंग पर्पस के लिए आप इस साइट पे बना सकते हैं और फिर उसको रियल साइट पे बना सकते हैं। पहले पेपर पे बना लीजिए, फिर टेस्टिंग पे चेक कर लीजिए और फिर रियल साइट पे उसको डाल दीजिएगा। जैसे जैसे ये लेवल्स बनते जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का भी बहुत बड़ा यूज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका यूज क्या है। जैसे आपके पास ये यूजर आईडीज क्रिएट होती जाएंगी, मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑफिसेज के जितने भी आपके सर्कल्स होंगे, जितने डिविजन्स होंगे, उन सब का एक एडमिन यूजर बनेगा। तो ये यूजर आईडी आपको प्रोवाइड होगी, तो आप इस यूजर आईडी से देख के बता सकते हैं कि आप कौन से टाइप के यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं। TAA ये डिपार्टमेंट का कोड है, आपके डिपार्टमेंट का कोड आएगा। HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD जो कि यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया था, जो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे वही वहाँ पे शो होगा। तीसरा आपका है A फॉर एडमिन यूजर, C फॉर चेकर और M फॉर मेकर। अगर यहाँ पे C होगा तो चेकर होगा, M होगा तो मेकर होगा, E होगा तो लेवल एडमिन यूजर। 1 to 3 काउंट कितने भी आप चेकर मेकर बना सकते हैं, तो वो काउंट वेरी करता जा सकता है। अब आपके पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज आएंगी, वो बोलेंगे कि सर हमारा तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा, मैसेज आ रहा है आइदर यूजर टाइप इज रॉन्ग और यूजर आईडी इज रॉन्ग। उसका रीजन ये होगा कि यहाँ तो उसने चेकर सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ वो मेकर की आईडी डालने लग रहा होगा। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप अपनी यूजर आईडी बताओ, तो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे कि M है तो इसका मतलब मेकर है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप मेकर, ऊपर से मेकर सेलेक्ट करो, तो आपका इजीली लॉगिन हो जाएगा। ये जो HOD लिखा था स्मॉल जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी थी, उसका रीजन यही था। नेक्स्ट है, अब ऑफिसेस बनाने के लिए बात करते हैं। डिपार्टमेंट एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहे हैं। लेवल्स हमने अभी क्रिएट कर लिए, मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे कैसे आप लेवल्स क्रिएट करेंगे। अब जो ये इमेज है, इसमें ये ऑफिसेस बनाने हैं, हर एक लेवल पे मल्टीपल ऑफिसेस बना सकते हैं, तो वो मैं बताता हूं आपको कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो ACS के लिए आप बनाएंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं, सीधा ACS लिखिए और हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस लेवल का आपको बनाना है, तो हेड ऑफिस हमेशा ACS के नीचे आएगा, इसलिए आपको ACS सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे हेड ऑफिस डालेंगे, जो भी आप यहाँ डालेंगे और सेव करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और साथ के साथ एक नई रो ऐड अप हो जाएगी नीचे, जो जहाँ पे लेवल एडमिन यूजर का यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल होगा। जो यहाँ पे यूजर आईडी है स्टार्टिंग में वही उसका पासवर्ड होगा, आप उसका पासवर्ड चेंज करके भी उनको दे सकते हैं या वही यूजर आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेड ऑफिस के लिए एक ये बना दिया मैंने, और इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर दिया। अब ये 3 सर्कल्स बनाने हैं मैंने, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे सर्कल लेवल सेलेक्ट करना है, मतलब ये तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल से मैं फर्स्ट लेवल पे जाऊंगा, वो हेड ऑफिस सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे मैं डिफरेंट सर्कल्स बना दूंगा। जितने भी सर्कल्स बनाने या ट्रेजरीज जो भी बनानी है थर्ड लेवल के लिए, वो मल्टीपल बना सकता हूँ। मल्टीपल जितने मल्टीपल बनाएंगे उतने ही लेवल एडमिन यूजर यहाँ पे बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे जगाधरी का ये यूजर आईडी है, आप जगाधरी वाले यूजर को
वहाँ पे मेल करेंगे कि ये आपका ये यूजर आईडी है और यही इसका पासवर्ड है, और आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं, वो अपने नीचे चेकर और मेकर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ऑफिसेज बनेंगे। अब सर्कल है, अब सर्कल के नीचे सर्कल क्या, तो ये ट्रेजरी है, ट्रेजरी के नीचे सब ट्रेजरीज आपको बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, कोई भी आप ट्रेजरी देख लेंगे कि भिवानी के अंडर बनानी है, तो भिवानी के सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, सेव करेंगे, जैसे आप डाल लेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। सेम एक लेवल एडमिन यूजर वहां का भी बन जाएगा। इस तरीके से ये धीरे धीरे आपका ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप जाते हैं रूल्स पे। आपके डिपार्टमेंट में जितने भी सर्विस रूल्स हैं वो आपको रूल्स के नाम यहाँ पे डालने हैं, सिर्फ यहाँ पे नाम डालने हैं, और उनकी रूल को स्कैन करके 1 MB तक ओनली पीडीएफ अपलोड करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। अगर रूल के नाम डालते हुए आपसे कोई गलती हो जाती है कि उसका नाम मैंने गलती डाल दिया, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हरियाणा अकाउंट्स ग्रुप ए सर्विस रूल 1998 था, 1999 होना चाहिए था, लेकिन 1998 गलती से लिख दिया, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, उसको एडिट करके सही भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने डिपार्टमेंट के डिफरेंट रूल्स, सारे के सारे रूल्स यहाँ पे डाल दीजिए। रूल्स जो होंगे वो सर्विस रूल्स होंगे, जो कि ग्रुप ए, बी, सी और डी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है इन रूल्स को डेजिग्नेशन से मैप करने के लिए। हमने ई पोस्टिंग जब करी थी, वहां पे हमने डेजिग्नेशन को ग्रुप के साथ मैप किया था और पे स्केल के साथ। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हमने नई चीज क्या ऐड कराई है, रूल्स, तो हमें डेजिग्नेशन को रूल्स के साथ भी मैप करना है। तो नेक्स्ट है रूल्स टू डेजिग्नेशन मैपिंग मास्टर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे जितने भी आपने रूल्स डाले होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जितने भी आपने रूल्स डाले होंगे सारे के सारे शो हो जाएंगे। एक रूल पे आप क्लिक करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग उस ग्रुप के जितने भी डेजिग्नेशन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। बी श्योर कि आपके ने ई पोस्ट में जो भी आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन डाले हैं ई पोस्ट में, वही डेजिग्नेशन यहाँ पे आएंगे। तो ई पोस्ट में जितने भी डेजिग्नेशन आप डालें वो करेक्ट होने चाहिए। मैं आपको एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने 2nd और 3rd स्टेज पे पहुंच गए थे। तो एम्प्लॉई था जूनियर इंजीनियर सिविल, एक्चुअल में उसका डेजिग्नेशन था जूनियर इंजीनियर सिविल, लेकिन ई पोस्ट में उन्होंने डाल दिया था जूनियर इंजीनियर के नाम से। तो वो जब सर्विस बुक का डाटा डालने लगे, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन डालने लगे, तो वहां उनको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट नहीं मिली। तो बाद में उन्होंने ई पोस्ट का डाटा पूरा करेक्ट किया, फिर यहाँ से रूल से डेजिग्नेशन मैप सही से किया और फिर वो वहां पे शो होने लगा। तो पहले ई पोस्ट में जो भी आपके डेजिग्नेशन है वो करेक्ट होने चाहिए, फिर आप ही आगे इसको फिलअप करना शुरू करें। ऊपर वाली स्क्रीन से, इतनी वाली स्क्रीन से तो आप रूल से डेजिग्नेशन मैप कर रहे हैं। एक रूल में, रूल के अंदर कौन कौन से डेजिग्नेशन आते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला डेजिग्नेशन, कोई एक डेजिग्नेशन किस रूल से गवर्न हो रहा है, ये वाली चीज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है वर्क फ्लो मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क फ्लो मैनेजमेंट। आपके पास फील्ड ऑफिस से ऐसे कॉल आने वाले हैं, सर मुझे तो एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है, सर मुझे तो डेजिग्नेशन ही नहीं दिख रहा, मैं काम कैसे करूं, ये वो सारी डिपेंडेंसी सिर्फ इस छोटे से टैब के अंदर है, वर्क फ्लो मैनेजमेंट के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर्विस बुक से रिलेटेड। एक डेजिग्नेशन है डायरेक्टर। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जितने भी आपने लेवल्स डाले हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जो आपने पीछे लेवल्स डाले थे वो सारे के सारे लेवल्स शो हो रहे हैं। साथ में एक एडिशनल लेवल शो हो रहा है, एनी लेवल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे डायरेक्टर की पोस्ट है, आपको पता है कि डायरेक्टर की पोस्ट हेडक्वार्टर में ही होगी और उसकी सर्विस बुक कुछ भी हो जाए हेडक्वार्टर में ही मेंटेन होगी। मतलब एक वर्ड आ गया फिक्स्ड है वहां पे कि वो हेडक्वार्टर में ही मेंटेन होगी। तो आप डायरेक्टरेट या हेडक्वार्टर सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। अगर कोई, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक है क्लर्क हेडक्वार्टर में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर सर्कल वाला होगा उसकी सर्विस बुक सर्कल में मेंटेन होगी, डिवीजन वाला होगा तो डिवीजन में मेंटेन होगी, हेडक्वार्टर वाला होगा तो हेडक्वार्टर में। तो यहाँ पे एक वेरिएशन आ गया कि जहाँ पे ये वेरिएशन वर्ड दिखाई दे वहां पे आपको एनी लेवल करना है। ऐसे ही सीनियरिटी लिस्ट, ऐसे ही ट्रांसफर के केस में, प्रमोशन के केस में, एलटीसी के केस में, पनिशमेंट मींस डिसिप्लिनरी के केसेस में भी आपको ऐसे ही करना है। कई एम्प्लॉइज आपको कॉल करके ये कहेंगे, सर वहां पे तो हमारा डेजिग्नेशन ही नहीं दिख रहा, तो हम कैसे, अनेबल ही नहीं है, परमिशन कैसे दें। तो आपको यहाँ से उसको करेक्ट करना होगा तो सही हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लर्क है, क्लर्क का गलती से आपने यहाँ पे डायरेक्टरेट सिलेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टरेट लेवल पे तो क्लर्क अनेबल दिखाई देगा
और अगर सर्कल और डिवीजन और या नीचे वाले लेवल्स पे वो डिसेबल्ड दिखाई देगा, तो वो नीचे वाले लेवल्स वाले आपको कॉल करेंगे कि हमारे दिख नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टरेट आप यहाँ पे चेक करेंगे, डायरेक्टरेट से हटा के एनी लेवल कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। ये आप किसी भी टाइम पे एडिट और अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप कर दी थी इनके लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो कंप्लीट हो गई है, क्रिएशन ऑफ मास्टर्स लेवल्स और रूल्स। ये आपकी फर्स्ट स्टेज थी। यहाँ पर जो भी नोडल ऑफिसर होगा हेडक्वार्टर लेवल पे, उसका बेसिकली ये काम उसने करना है। ये काम करने से पहले वो एक बार पेपर के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर ले कि उसकी ग्राफी क्या बनेगी, उसके लेवल क्या होंगे और किस रूल के साथ उसको मैपिंग करनी है। ये एक्सरसाइज एक बार वो पेपर पे करे, उसके बाद इस पे करे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने एक बार मास्टर डाटा डाल दिया और आगे चलेगी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, सारी डिटेल फिल कर दी, मतलब आपको पता चला कि मेरा जो मास्टर डाटा था, मेरे रूल के साथ मैपिंग थी, वो कहीं गलत हो गई है, तो आपको वो सारा डाटा रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले नोडल ऑफिसर ने ये कंफर्म करना है कि जो उसका मास्टर डाटा हैंडल हुआ है, उसके रूल्स, उसकी मैपिंग पोस्टों के साथ वो सब कुछ सही है, करेक्ट है। तो ये नोडल ऑफिसर ने करना है सभी के लिए। तो ये काम वो करेगा। ये करने के बाद वो ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक सर्टिफिकेट भी देगा कि मैंने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है, मेरा सारे इसमें राशि बन चुकी है, लेवल बन चुकी है, मेरा रूल सिस्टम मैंने डाल दिए हैं, उनकी मैपिंग भी कर दी है। तो जब आप हमें एक सर्टिफिकेट दोगे, तब हम उसको भी अपने बैकएंड पे जाकर उसको चेक करेंगे कि जो आपने काम किया वो ठीक किया है कि नहीं किया है। जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि भी आपका काम ठीक है, तब हम आपका नेक्स्ट स्टेज होगी कि आपने डाटा एक्सपोर्ट करना है ई सैलरी से HRMS में, वो शुरू करना। वो ऑप्शन तभी आपकी ओपन होगी जब आप हमें सर्टिफिकेट दोगे कि भी मैंने अपना मास्टर डाटा कंप्लीट कर दिया। आपने एक बार मास्टर डाटा डाल दिया और आगे भी काम शुरू कर दिया, तब जाके जब सारा काम हो जाए, एम्प्लॉइज की फीडिंग होगी, डाटा की सारी उसी सर्विस में एंटर होगी। कलर तो लिख सकते हैं आप, एक पोस्ट डेजिग्नेशन तो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, पर कलर की आगे मैपिंग थी कि भी वो रूल किसी और के साथ था, आपने किसी और के साथ मैप कर दिया। हाँ, तो मास्टर डाटा की बात हो रही है। हाँ, मैपिंग आपने गलत कर दी इस टाइप से, पोस्ट वाइज के ईच एंड एवरी पोस्ट। वर्क डेजिग्नेशन के साथ रूल की मैपिंग करनी है और साथ में उसका वर्कलोड डिसाइड करना है। आप वहाँ पे यदि आपने ये भी करना है कि सभी को एनी लेवल करना है, आपने वही एनी लेवल करनी है जो फील्ड लेवल पे है या कुछ लेवल का मतलब है कि भी आपकी प्रमोशन की फाइल मूव होती है तो वो हेडक्वार्टर पे मूव होती है, नीचे से फाइल आपके पास आती है और आप आते हैं। एनी लेवल का मतलब है कि आपके पास एक ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट है, उसकी आगे मान फर्दर कोई प्रमोशन करनी है या उसका ट्रांसफर की फाइल मूव, वो आपके हेडक्वार्टर पे मूव होगी। कैंडिडेट फील्ड में तो मूव नहीं होनी क्योंकि आपकी फील्ड पे ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं है, पर एक पोस्ट आपकी असिस्टेंट की वो आपके फील्ड लेवल पे भी है, आपके हेडक्वार्टर लेवल पे भी है, तो उसकी सर्विस बुक जहाँ वो काम कर रहा है वही, तो उस केस में आप एनी लेवल करोगे क्योंकि वो कई जगह पे है। पर कोई पोस्ट आपकी नहीं है कि वो सिर्फ पोस्ट आपके हेड ऑफिस लेवल पे ही है, तो आप वहाँ पे सिर्फ वही करोगे, कहीं और नहीं है वो पोस्ट। तो जहाँ पे भी वो पोस्ट सिर्फ वही करोगे। यदि वो पोस्ट मल्टीपल लेवल पे है तो आप एनी लेवल तो अलग डेजिग्नेशन की कोई हिरार्की नहीं करनी, सिर्फ ऑफिस की हिरार्की मेंटेन करनी है कि आपका ECS लेवल है, उसके बाद आपका हेडक्वार्टर है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऑफिस है, उसके बाद आपका कोई तहसील लेवल पे ऑफिस है, उसके बाद में आपका कोई ब्लॉक लेवल पे ऑफिस है। जहाँ तक आपके ऑफिस हैं आपने वो लेवल नहीं डेजिग्नेशन का हिरार्की से कोई लिंक नहीं है। तो ये आपने सर्टिफिकेट दोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका तभी ओपन होगा। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं हम। जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में 3 पार्ट्स हैं: असाइनिंग परमिशन, एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम ई सैलरी टू HRMS एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिक डाटा। असाइनिंग परमिशन में हर एक ऑफिस को एक लेवल एडमिन यूजर आपको प्रोवाइड किया हो गया होगा। जैसे सर्कल 1 का एक लेवल एडमिन यूजर वहां बना था जो कि यूजर आईडी थी, वही उसका पासवर्ड था। ऐसे ही सर्कल 2 का बना होगा, ऐसे ही सर्कल 3 का बना होगा। ऐसे डिफरेंट ऑफिस के डिफरेंट लेवल यूजर आईडी बने होंगे और उनके पासवर्ड भी वही होंगे। आप उन यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप उन यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे
तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा यूजर मैनेजमेंट का। यूजर मैनेजमेंट में 2 सब लिंक होंगे, ऐड यूजर और यूजर परमिशन। सबसे पहले आप यूजर बनाने हैं यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि लेवल एडमिन यूजर अपने नीचे मल्टीपल चेकर्स बना सकता है, तो अभी हम चेकर्स बना रहे हैं। फिर चेकर अपने नीचे मल्टीपल मेकर्स बना सकता है, तो अभी मैं चेकर्स बनाने लगा हूँ। जब लेवल एडमिन यूजर से मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे सिर्फ चेकर बनाने की मुझे परमिशन आई और एक यूजर आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हुआ आ गया। यहाँ C3 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से यूजर आईडी क्रिएट हुए हुए थे। तो यहाँ पे आपको पे कोड डालना है। जैसे ही आपने पे कोड यहाँ पे डाला तो अगर वो पे कोड वैलिड पे कोड होगा और आपके डिपार्टमेंट का पे कोड होगा तब तो वो यहाँ पे कंफर्मेशन बॉक्स देगा, अदरवाइज वो मैसेज ये लिख के दे देगा कि पे कोड डज नॉट बिलोंग टू योर ऑफिस। अगर वो आपके ऑफिस का ही पे कोड होगा और आपके डिपार्टमेंट का पे कोड होगा तभी वो आगे जाने देगा। जैसे यहाँ पे आप पे कोड डालोगे तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा जहाँ पे उसका नाम एम्प्लॉय का, उसके फादर का नाम और उसके डीडीओ का नाम और उसका एड्रेस गिवन होगा। अगर आप कंफर्म हो कि वो पे कोड जो मैंने डाला है वो कंफर्म है तो उसको कंफर्म को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे यूजर नेम, उसकी ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर फिल होके आ जाएगा। आप उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल सकते हैं। फिर उसके बाद पावर की बात आती है। कुछ ऑफिसेज में ऐसा होता है कि कुछ ही एम्प्लॉइज होते हैं तो डीडीओ ही एस्टेब्लिशमेंट का काम करता है और डीडीओ ही सारे अकाउंटिंग का काम करता है। तो उस टाइम आपको यहाँ पे पावर सिलेक्ट करनी है, बोथ एस्टेब्लिशमेंट एंड डीडीओ पावर। अदरवाइज आप एस्टेब्लिशमेंट पावर ही सिलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे डीडीओ एस्टेब्लिशमेंट और डीडीओ का काम दोनों ही करता है वहाँ पे बोथ वाला केस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे फॉर्म आपको दिख रहा है सेम आपको चेक करके लॉगिन पे मेकर बनाने के लिए दिखेगा। सिर्फ डिफरेंस यहाँ होगा कि यहाँ पे मेकर शो हो रहा होगा और यहाँ पे एम होगा, सी की जगह एम होगा क्योंकि चेकर मेकर बना सकता है। अब होता क्या है कि आज इस एम्प्लॉय को आपने चेकर बना दिया, ये 2 इयर्स बाद यहाँ से रिटायर्ड होके चले जाते हैं या ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं या 1 ईयर बाद कभी भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यूजर आईडी तो वही सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा कि किसी और पर्सन को ये यूजर आईडी असाइन हो जाएगी। उस टाइम पे आपने यहाँ पे एडिट में जाके न्यू पे कोड प्रोवाइड करना है कि कौन सा ऐसा नया पर्सन है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ और फिर यहाँ से अपडेट कर देना है। ये किसी भी टाइम पे कहीं भी आप एडिट कर सकते हैं, कभी भी किसी चेकर को और मेकर को किसी भी पर्सन को असाइन कर सकते हैं, लेकिन यूजर आईडी डिलीट नहीं होगी, सिर्फ चेकर का नाम, चेकर का जो पर्सन है वो चेंज होएगा। नेक्स्ट, यूजर परमिशन। अब यूजर परमिशन की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ी, जैसे एक बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें एक ऑफिस में 25 डेजिग्नेशंस हैं, तो लेवल एडमिन यूजर क्या चाहता है कि मैं काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो वो 25 डेजिग्नेशन को 5 अलग अलग चेकर्स में डिवाइड कर देता है। तो किस चेकर को कौन सी डेजिग्नेशन प्रोवाइड करनी है, किस चेकर को कौन सी डेजिग्नेशन की परमिशन प्रोवाइड करनी है, वो आपको यहाँ से होगा। जितने भी आप चेकर्स बनाओगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे ही आप चेकर पे क्लिक करोगे तो आपको जो रूल से डेजिग्नेशन आपने मैप किए हैं वो वाली ग्रिड आपको ये पूरी की पूरी शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ 3 टाइप्स के चेक बॉक्सेस शो होंगे। एक चेक बॉक्स होगा कि अनेबल्ड, आप उसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। दूसरा चेक बॉक्स होगा डिसेबल्ड फॉर्म में, आप उसको चेक नहीं कर सकते। और तीसरा चेक बॉक्स होगा कि डिसेबल्ड होगा और वो चेक्ड होगा। डिसेबल्ड होगा और चेक्ड होगा, इसका मतलब तो ये है कि आपने इस डेजिग्नेशन की, इस चीज की परमिशन इसके दूसरे चेकर को दे रखी है, इसलिए ये डिसेबल्ड और चेक्ड है। चेक्ड का मतलब ये दिखा रहा है कि किसी और चेकर को दे रखी है, और डिसेबल्ड का मतलब ये है कि आप इसको दे नहीं सकते फिर दोबारा इसको। ये चेक यहाँ पे चेक और अनचेक करने वाला इसलिए है कि जब आपने वर्क फ्लो मैनेजमेंट किया था तो वहां पे आपने डिफाइन किया था कि एसी ऑपरेटर वाली जो पोस्ट है वो हेडक्वार्टर लेवल पे मेंटेन होगी, और मैंने अभी हेडक्वार्टर के यूजर से लॉगिन कर रखा है, इसलिए ये अनेबल है। अब यहाँ पे ये डिसेबल्ड इसलिए है क्योंकि मैंने वहां पे ये दे रखा होगा कि ये इसकी सीनियोरिटी लिस्ट किसी और लेवल पे मेंटेन होगी, सर्कल लेवल पे मेंटेन होगी, और मैंने लॉगिन कर रखा है हेडक्वार्टर के यूजर से, इसलिए ये डिसेबल्ड शो कर रहा है। आपके पास नीचे एम्प्लॉय से इस टाइप के कॉल्स बहुत आने वाले हैं कि सर मेरा तो यहाँ डिसेबल्ड है और मेरा तो यहाँ अनेबल्ड है, आप तो कह रहे थे कि असिस्टेंट का मुझे काम करना है लेकिन असिस्टेंट तो यहाँ डिसेबल्ड है, तो मैं क्या करूँ। तो आपने सिर्फ वर्क फ्लो मैनेजमेंट में जाके उसको चेक करना है कि मैंने कौन सा लेवल वहाँ पे डिफाइन किया है और मैंने सही भी लेवल डिफाइन किया है या नहीं। जिस डेजिग्नेशन को, जिस चेकर को परमिशन देनी है वो चेक करते जाइए और सारे के सारे ऐसे खाली छोड़ते जाइए, और लास्ट में एक सेव का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। इस पेज को खुलने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और सेव होने में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये पेज काफी बड़ा है, क्योंकि जितने भी रूल्स ऑफ डेजिग्नेशन आपने मैप किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ही सेम पेज आपको चेकर के लॉगिन पे मिलेगा, वहां आपको मेकर को परमिशन देनी है, सेम ऐसे ही पेज होगा,
उसमें भी रूल्स, ग्रुप डेजिग्नेशन होंगे और ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था असाइनिंग परमिशन, अगर आपने परमिशन नहीं दी होगी तो वो एक्सपोर्ट करने नहीं देगा आपको डाटा, और अगर परमिशन दे रखी होगी किसी को तो वो एक्सपोर्ट करने देगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम ई सैलरी टू HRMS। ई सैलरी से HRMS में एक्सपोर्ट करना डाटा, उसके लिए आपको ई सैलरी में लॉगिन करना पड़ेगा। ई बिलिंग में लॉगिन किया आपने, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे DDO इसमें लॉगिन करेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इसमें आपको एक लिंक दिखाई देगा, एक्सपोर्ट डाटा टू HRMS NIC, ऐसा कुछ यहाँ पे लिंक दिखाई देगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम ई सैलरी टू HRMS DDO का काम है, तो DDO करेगा। जो लेवल एडमिन यूजर होगा उसके पास डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होंगी। जेनरिक रिपोर्ट्स होंगी, डिपार्टमेंट लेवल की रिपोर्ट्स होंगी, वो मॉनिटर कर पाएगा कि ई सैलरी से HRMS में कितना डाटा ट्रांसफर हो गया है। वो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। लेवल एडमिन टाइप की रिपोर्ट्स होंगी कि कितनी, वो मॉनिटर कर सकता है कि कितना डाटा इधर से इधर ट्रांसफर हो गया है, कितना HRMS में काम हो गया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मॉनिटर कर सकता है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं कि भाई अब जब आपका मास्टर डाटा एंटर हो गया, उसके बाद हमने आपको ओपन कर दिया डाटा ट्रांसफर के लिए। उसके बाद आपने जो लेवल एडमिन यूजर बनाए थे, अपना खुद भी हेड ऑफिस का और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी, आप उनको इंटीमेट करोगे कि आपका लेवल एडमिन यूजर ये है, ये उसका पासवर्ड। आप उनको बोलोगे कि ये आप अपना यूजर लीजिए और सबसे पहले आप अपने नीचे चेकर और मेकर बनाइए। दूसरा, आप परमिशन दीजिए कि आपको किस चेकर को क्या काम देना है, किस मेकर को क्या काम देना है। सेकंड, फिर आप अपने DDO को ये कहिए कि आप एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम ई सैलरी टू HRMS की, तो ये आपने उनको बोलना है। अब बोलने के बाद आपने जो आपका नोडल ऑफिसर होगा, जो डिपार्टमेंटल एडमिन यूजर है, उसमें एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, वहाँ पे जाके वो चेक भी करेगा कि मेरे फील्ड के ऑफिस ने वो डाटा एक्सपोर्ट कर दिया कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगी आपको एक्सपोर्ट डाटा टू HRMS। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको 3 टैब दिखाई देंगे, अपडेटेड एम्प्लॉई, नॉन अपडेटेड एम्प्लॉई और ऑल एम्प्लॉई। आपको क्या काम करना है, नॉन अपडेटेड से अपडेटेड में लेके आने हैं। नॉन अपडेटेड एम्प्लॉई में यहाँ पे आपको एक ग्रिड में लिस्ट दिखाई देगी, हर एक के आगे एडिट का बटन आपको शो होगा। आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करते ही ई सैलरी में जो भी उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो भी पड़ी होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, फादर नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें जो ई सैलरी में अवेलेबल हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी। कुछ फील्ड्स आपको यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेंगी, जैसे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग,
कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, उसका वर्किंग डेजिग्नेशन क्या है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, वर्किंग डेजिग्नेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रूल अपडेट करना पड़ेगा। आपके पास फील्ड ऑफिसर ये कॉल भी आ सकता है, जैसे ही वो वर्किंग डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके वहाँ पे रूल में ना नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। इसका मतलब आपने उस डेजिग्नेशन को किसी रूल से मैप नहीं किया तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, अदरवाइज यहाँ पे रूल शो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सर्विस बुक मेंटेन्ड लेवल आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे उसको परमिशन नहीं होगी तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि नो यूजर हैव गिवन परमिशन टू हैंडल दिस डेजिग्नेशन। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे मैंने परमिशन नहीं दी, फिर लेवल एडमिन यूजर से जाके वहाँ पे चेकर को परमिशन दे दीजिए और चेकर उसको मेकर को परमिशन दे देगा, तो फिर यहाँ से वो मैसेज हट जाएगा। अगर वो आप एम्प्लॉई आपके साथ वर्क कर रहा है तो आप येस पे क्लिक करके कब से वर्क कर रहा है वो आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं, और अगर नो है तो कब से कब तक उसने वर्क किया है वो करके आप अपडेट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन वीडियो एक बार वेरीफाई भी कर लेगा और अपडेट कर देगा। जैसे ही वो अपडेट करेगा इस इंफॉर्मेशन को, वो नॉन अपडेटेड से हटके अपडेटेड में चला जाएगा। ऐसा काम हर एक एम्प्लॉय के लिए करना है। आई रिकमेंड कि पहले ए ग्रुप के एम्प्लॉय को करें, फिर बी ग्रुप के एम्प्लॉय का करें, फिर सी के ग्रुप का करें, फिर डी ग्रुप के एम्प्लॉयज का करें। उसका रीजन ये है कि जब एचआरएमएस में जाएंगे वहां रिपोर्टिंग ऑफिसर पूछता है कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है। आपको भी ये पता है कि सी ग्रुप का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो ए या बी वाला होगा, तो अगर ए वाला एम्प्लॉय उधर पहले गया हुआ होगा तो वो रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको शो हो जाएगा, अदरवाइज उसको शो नहीं होगा। तो पहले ए ग्रुप के करें, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सारी के सारी ग्रुप्स के ये करें। इतना काम हमारा हो गया कि एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम ई सैलरी टू एचआरएमएस। लास्ट है फिलिंग ऑफ बेसिक डाटा। जैसे ये ई सैलरी से डाटा अपडेट करेगा, ये एचआरएमएस में चला जाएगा, ये डाटा आपके पास एचआरएमएस में चला जाएगा। एचआरएमएस में इसको हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, 3 जगह से और वेरीफाई कराते हैं एक एम्प्लॉय के डाटा को फ्रीज होने से पहले। पहला, मेकर जब उसको एडिट करके उसको अपडेट करेगा, दूसरा चेकर उसको चेक करेगा, और लास्टली एम्प्लॉय से भी हम साइन करा के अपडेट कराते हैं, चेक कराते हैं कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी फिलअप उसने करी है बेसिक डाटा की इंफॉर्मेशन वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तभी वो वेरीफाइड और फ्रीज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो इसके लिए सबसे पहले मेकर से लॉगिन करेंगे। जैसे ही मेकर से लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई देगी एक्शन की। एक्शन के अंदर आपको एक लिंक दिखाई देगा न्यू अपडेटेड एम्प्लॉय। न्यू अपडेटेड एम्प्लॉय जो कि ई सैलरी से ट्रांसफर होके एचआरएमएस में आए हैं। यहाँ पे उन्हीं डेजिग्नेशन की परमिशन, यहाँ पे वही डेजिग्नेशन यहाँ पे आएंगे जिनकी आपने परमिशन दे रखी होगी। कई बार आपके पास ऐसे कॉल भी आ सकता है, सर यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन में डेजिग्नेशन ही नहीं आ रहे, मैं काम कहाँ से करूँ। तो आपने यही इसका रीजन है कि आपने परमिशन नहीं दे रखी। सारी चीज हमने डिपार्टमेंट लेवल पे ही हैंडल करने के लिए छोड़ रखी है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 टैब्स दिखाई देंगे और हर एक के आगे काउंट दिखाई देंगे। जैसे कि जीमेल में इनबॉक्स के आगे काउंट दिखाई देता है, वैसे दिखाई देंगे। जिनके आगे 0 है वो तो आपको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अदरवाइज जो काउंट है वो शो होगा। पहला होगा पेंडिंग अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड। पेंडिंग अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि मेकर के पास आगे, मेकर ने उसको एडिट नहीं किया या उसको चेक नहीं किया और फॉरवर्ड चेकर पे नहीं किया। तो जब वो चेकर पे फॉरवर्ड कर देगा, चेकर को सेम फॉर्म दिखेगा नॉन एडिटेबल फॉर्म में, और वो उसको वेरीफाई कर देगा। और अगर उसमें उसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, चेकर को लगता है कि कोई इसमें गलती है, जैसे आधार नंबर गलत डाल दिया या कोई चीज ऐसी गलत डाल दी, तो चेकर उसको एक ऑब्जेक्शन रेज करके मेकर के पास दोबारा फॉरवर्ड कर सकता है। मेकर उसको दोबारा रीचेक करके चेकर के पास भेज देगा और चेकर को लगेगा कि हाँ अब ठीक है, तो चेकर एक ऑब्जेक्शन डेट लगाएगा, एक डेट फिक्स करेगा 3 दिन की या 5 दिन की। उस डेट में वो मेकर को एक ऑप्शन देगा कि आप सबकी प्रिंट आउट लिए और सब एम्प्लॉय से एक बार वेरीफाई करा के, उनसे साइन करा के उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख ले। अगर एम्प्लॉय को कोई चीज लगती है कि ये मेरी चीज गलत है, आधार नंबर गलत डल गया या कोई भी चीज गलत लगती है, तो वहां उसको वो एडिट कर सकता है। एडिट करने के बाद चेकर के पास वेरीफाई करके भेज सकता है। चेकर फाइनली उसको फ्रीज कर देगा। तो ये ऐसा प्रोसेस है। तो पहले पेंडिंग होगा मेकर के एंड पे। अगर मेकर ने एडिट करके यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया और चेकर को कोई प्रॉब्लम लगी कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, तो रीसेंड बाय चेकर टू रीचेक करने के लिए वो यहाँ पे आएगा। फिर चेकर को लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने एक ऑब्जेक्शन डेट सेट कर दी 3 या 5 दिन की, तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जब इस टैब पे कोई एम्प्लॉय शो करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट लेते ही वहाँ पे आप एम्प्लॉय से साइन करा के अपने पास रख सकते हैं और वेरीफाई का बटन दबा के नेक्स्ट चेकर के पास भेज सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन कहीं पे पेंडिंग रह जाता है तो वो रेक्टिफाइंग ऑब्जेक्शन में
शो करेगा। अब यहाँ पे आज 5 टैब का एक फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना है, जो कि एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल के लिए है। पहले वाला जो है एम्प्लॉय डिटेल है, उसमें तो पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका एम्प्लॉय टाइप कौन सा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, ये सारी चीज यहाँ पे फिल करनी है। फोटो है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये फोटो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, इसका प्रोविजन बाद में भी आपको है। नेक्स्ट टैब जो है डिटेल ऑफ सर्विस, ये वाला टैब सबसे इंपॉर्टेंट है सारे टैब्स में। इस टैब में सबसे पहले आपको करनी है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में आपके डिपार्टमेंट में, आई रिपीट, आपके डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे जब उसकी रिक्रूटमेंट हुई है वो वाली डिटेल यहाँ पे भरनी है। अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट की कोई पेंशन पर्पस के लिए कोई उसकी डिटेल है तो मंथ और ईयर आपको वो यहाँ पे फिल करनी है। तो आपके डिपार्टमेंट में जब रेगुलर बेसिस पे फर्स्ट टाइम आया है वो वाली डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट है उसकी प्रेजेंट डिटेल्स, कि इसकी प्रेजेंट डिटेल क्या है, ट्रेजरी, ये सारी फील्ड्स बाय डिफॉल्ट ई सैलरी से फिलअप होके आएंगे। सिर्फ मेकर को ये चेक करना है कि जो फील्ड वहां से फिलअप होके आए हैं वो ठीक है या नहीं, और अगर कोई फिल हुआ नहीं आता तो उसको फिल करना है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट डिटेल में उसका है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है और सीनियरिटी नंबर क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर ज्वाइनिंग डेट उसकी क्या है, कौन से रूल से है, और लास्टली जो कि एसीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको एसीपी मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला तो नो, अगर यस है तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट एसीपी डेट डालनी है। अगर उसको 2 एसीपी मिले हैं, मान लो फर्स्ट और सेकंड, तो आपको यहाँ पे सेकंड एसीपी, लेटेस्ट एसीपी सेकंड मिला है और उसकी यहाँ पे उसको डेट डालनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो इजी है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स वगैरह है। और लास्ट है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सारी चीजें हैं। और ये सारी की सारी फील्ड मैंडेटरी है, तो सारे के सारे फील्ड ही भरने हैं। जैसे आधार नंबर तक भी भरना है, पैन सीरीज भी भरनी है, किस टाइप का IFCI कोड भी भरना है, सब कुछ फिलअप करना है यहाँ पे। तो आई थिंक ये वाली फिलिंग ऑफ डाटा भी हमारी स्टेज कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एक बार फिर भी चेकर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से आपको टैब शो होंगे। जैसे चेकर से लॉगिन करेंगे, जैसे ही चेकर से लॉगिन करा वहाँ भी सेम एक्शंस में जाएंगे। एक्शंस में जाके वो डेजिग्नेशन शो होंगे। तो जैसे डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये टैब्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, पेंडिंग अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड बाय मेकर। मेकर के एंड पे कितने पेंडिंग है, मेकर ने कितने फॉरवर्ड कर दिए, कितनों को मुझे ऑब्जेक्शन डेट लगानी है। ऑब्जेक्शन डेट लगाने में आपको यहाँ पे ये डेट फिक्स करनी है और सेट डेट। यहाँ पे आपको ग्रिड में एम्प्लॉइज शो होंगे और चेक बॉक्सेस होंगे। जितने एम्प्लॉइज को आप चेक करेंगे उनके आगे ऑब्जेक्शन डेट लग जाएगी। रेडी फॉर फाइनलाइजेशन, जब मेकर के एंड पे सारी चीज फाइनल हो जाएगी, वो एम्प्लॉय से भी साइन करा के अपने पास रख लेगा, तो वो चेकर के बाद सेंड करेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और फाइनली फाइनलाइज रिकॉर्ड, जब वो इस वाले टैब में यहाँ पे फ्रीज का बटन आपको शो होगा। जैसे ही फ्रीज का बटन आपको क्लिक करेगा तो वो फाइनलाइज रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। तो ये चेकर एंड पे सारी की सारी डिटेल्स है। एक इसमें फंक्शन और है, सर्विस बुक ट्रांसफर। होता क्या है, डीडीओ जब ई सैलरी से HRMS में ट्रांसफर कर रहा है तो बाय चांस कई बार क्या होता है कि उसके 3 लेवल है। मान लो वो डिवीजन लेवल का यूजर था, डीडीओ था, तो उसको वो अपनी सर्विस बुक को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। डिवीजन में भी कर सकता है, उसके ऊपर वो जिस सर्कल का है वहां भी कर सकता है, उसके ऊपर वो हेडक्वार्टर में भी कर सकता है। उसको करनी चाहिए थी डिवीजन लेवल पे, लेकिन उसने गलती से सर्कल लेवल पे कर दी है। तो अब सर्कल लेवल को वो यूजर दिखाई देने लग जाएगा, वो एम्प्लॉय सर्कल लेवल को दिखाई देने लग जाएगा। तो अब सर्कल लेवल के यूजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एम्प्लॉय को लगता है कि ये इसकी सर्विस बुक मेरे पास नहीं होगी मेंटेन, वो कहीं भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर सर्विस बुक का जो लिंक है, यहाँ से किसी का भी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है कि ये तो मैंने हेड ऑफिस के यूजर से लॉगिन कर रखा है, इसलिए एक ही आ रहा है, इंजीनियरिंग इन चीफ का आ रहा है, टॉप लेवल का आ रहा है। अगर मैं डिवीजन के यूजर से लॉगिन कर रहा होता तो यहाँ पूरी एक हायरार्की दिखती कि डिवीजन और डिवीजन के ऊपर कौन, जैसे डिवीजन 2 के ऊपर सर्कल 1 है और सर्कल 1 के ऊपर HOD है, तो ये तीनों हायरार्की शो होती। वो कहीं भी हायरार्की में इस सर्विस बुक को ट्रांसफर कर सकता था। ये पेज तभी यूज होगा अगर किसी डीडीओ ने गलती से अपनी बुक सर्विस बुक ट्रांसफर मेंटेन लेवल गलत सेलेक्ट कर दिया है, तभी ये यूज होगा। आई थिंक सेकंड स्टेज भी हमारी कंप्लीट हो गई है।
तो जब सेकंड स्टेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी तभी आप थर्ड स्टेज पे जाइएगा, क्योंकि ई सर्विस बुक का डाटा आप तभी फिल कर पाएंगे जब सेकंड स्टेज में वो एम्प्लॉय का डाटा फ्रीज हुआ होगा। और अगर एक बार डाटा फ्रीज हो गया तो उसको चेंज करने की परमिशन ना तो चेकर को है, ना मेकर को है, ना लेवल एडमिन यूजर को है। उसकी चेंज करने की परमिशन सिर्फ नोडल ऑफिसर को है। इसलिए आप अपने काम को थोड़ा कम करने के लिए नीचे फील्ड ऑफिस में ये इंस्ट्रक्शन जरूर दे दीजिएगा कि जो भी आपको डाटा फिलअप करना है वो एग्जैक्ट और करेक्ट हो। नहीं तो फिर वो आपको बार बार कॉल करके कहेंगे सर मेरी तो ये ज्वाइनिंग डेट गलत हो गई है, इसको करेक्ट कर दो। कोई कहेगा कि मेरा डेजिग्नेशन गलत हो गया है, वो सही कर दो। कोई कहेगा कि मेरा आधार नंबर गलत हो गया है, उसको सही कर दो। तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा जब स्टेज कंप्लीट हो तो जो नोडल ऑफिसर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो सभी डिस्ट्रिक्ट को, सभी ऑफिस को इकट्ठा लेके चले, उन्हें पूरी की पूरी स्टेज को बाहर लेके जाना है। जैसे कि उसको मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जहाँ पे वो जाकर वो चेक कर सकता है मेरे कितने लोग पहले तो एक्सपोर्ट हुए हैं ई सैलरी से आपके एचआरएमएस में। जहाँ पे नहीं है तो वो उस कंसर्न ऑफिस में जाके उसका नाम भी आपको बताएगा कि इस एम्प्लॉय का डाटा ट्रांसफर नहीं है। रिपोर्टिंग के अंदर नाम भी आएगा कि इस एम्प्लॉय का इस ऑफिस में डाटा भी एक्सपोर्ट हुआ है, तो आप उस कंसर्न ऑफिसर को बोल सकते हो कि आप ये करते। ऐसे ही जब उसका डाटा फिलअप होगा, वो फ्रीज तक फाइनल नहीं होगा, वो फ्रीज भी होगा, तो वो रिपोर्ट भी आप देख सकते हो नोडल एज ए नोडल ऑफिसर, और वो आप उस कंसर्न ऑफिस को डायरेक्शन दे सकते हो कि आप ये काम कंप्लीट कीजिए। एक दिन में या 2 दिन में आपका ये काम पेंडिंग है, आप इस काम को कंप्लीट कीजिए। तो ये नोडल ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी को इकट्ठा लेके चले। या आप किसी डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़ दिया, आगे आगे चलते रहे तो वो दोबारा से कंट्रोल में नहीं आएगा, काबू में नहीं आएगा। तो पूरी की पूरी स्टेज आप कंप्लीट लेके चलिए कि मेरी पहले सारा का सारा डाटा जितने भी मेरे एम्प्लॉय थे, रेगुलर एम्प्लॉय थे, उस सबका एक्सपोर्ट हो गया है। तब आप उसकी डाटा फीडिंग शुरू कीजिए। डाटा फीडिंग के टाइम उसकी डाटा फीडिंग है, उसकी फाइनल भी होना है, उसको फ्रीज भी होना है, तीनों स्टेप कंप्लीट हो सभी के, तब आप जाके उसकी सर्विस बुक को। अब तीसरी स्टेज हम स्टार्ट करते हैं, फिलिंग ऑफ ई सर्विस बुक एंड सीनियरिटी लिस्ट। फिलिंग ऑफ ई सर्विस बुक वाले स्टेप में हिस्टोरिकल डाटा को आपको डालना है। इसमें एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, नेक्स्ट स्टेज होगी वो आपकी सर्विस बुक ही है। ये आपकी जिंदगी का, आपकी सर्विस लेंथ का पूरा साल होगा। तो यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को भी लगाना है, ठीक है। आप अपने देखिए कैसे आपने काम लेना है। यदि आपको लगता है कि फील्ड ऑफिस में काम हो सकता है तो आप उनको बोलिए कि आप कीजिए, पर ये देखना कि इसके अंदर जो एंट्री होगी वो आपकी हर एम्प्लॉय की सर्विस बुक को देख के उसके अकॉर्डिंगली हो। तो जो उसको एंटर कर रहा है, जो उसको करवा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। मैंने मेरे डिपार्टमेंट में क्या किया या लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या किया, हमने जितनी भी सर्विस बुक थी वो यहाँ पे हेड ऑफिस में मंगवाई और उस कंसर्न ऑफिसर को यहीं पे यहाँ पे मेरे सामने मेरे सुपरविजन में उन्होंने उस सिस्टम के अंदर एंटर किया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का सारा सार है, उसकी सारी सर्विस लाइफ का सार है कि उसकी पे फिक्सेशन कब हुई, उसकी प्रमोशंस कब हुई, उसके जितने डिटेल्स हैं सारी उस सर्विस बुक में है। तो वो ऑथराइज भी होनी चाहिए, ऑथेंटिक भी होनी चाहिए, उसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको जैसे भी सुटेबल लगे कि आपको लगता है कि आपकी फील्ड ऑफिस कर सकते हैं इसकी और वहीं पे वो कंफर्म कर देंगे तो वो बेटर है। यदि आपको लगे कि यहाँ पे है तो आप 8-10 कंप्यूटर लगा दें, एक डिस्ट्रिक्ट को बुला दें और जो भी आपकी जितनी भी सर्विस होता है एम्प्लॉइज की, वो जो कंसर्न ऑफिसर आते हैं एक ऑपरेटर को ले आए और एक स्टेटिस्टिक्स बंदे को ले आए जो समझ के सिस्टम में फील्ड होता है, तो उसमें गलती कम होने के चांसेस हैं। अब तीसरी स्टेज को हम स्टार्ट करते हैं, फिलिंग ऑफ ई सर्विस बुक। फिलिंग ऑफ ई सर्विस बुक के लिए जैसे अभी तक कंसेप्ट था कि चेकर और मेकर, चेकर सिर्फ एडिटिंग करेगा और मेकर उसको सिर्फ चेक करेगा, मेकर कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलिंग ऑफ ई सर्विस बुक में हमने इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज किया है। चेकर मेकर दोनों एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस बुक बहुत बड़ी होती है तो डाटा जल्दी से भर जाए, इसलिए चेकर मेकर दोनों एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी चेकर से लॉगिन करता हूँ किसी भी, वो भी। नेक्स्ट इसके अंदर एक्शंस के अंदर आपको जाके ना एक टैब दिखाई देगा, एक लिंक दिखाई देगा, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। इसमें जो डाटा आपने फिल करना है वो 30/6/2016 तक का करना है। आई रिपीट 30/6/2016 तक का करना है। वहां पे डेट आपको शो भी हो जाएगी, लेकिन आई रिपीट 30/6/2016 तक का ही इसमें डाटा डालना है। तो यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल सेलेक्ट करेंगे, रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, सर्विस टाइप, एसीआर और पनिशमेंट। जिस चेकर से मैंने लॉगिन कर रखा है
उसको मैंने तीनों चीज की परमिशन दे रखी है, इसलिए ये तीनों दिख रहे हैं। अगर मैंने खाली सर्विस बुक की दी होती तो खाली सर्विस बुक यहाँ पे दिखता, और अगर मैंने दो की दी होती, सर्विस बुक और ACR की, तो दो यहाँ पे मुझे शो होते। तो इस हिसाब से है। फील्ड ऑफिस से आपके पास कॉल भी आ सकते हैं कि सर मैं तो सर्च कर रहा हूँ और नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। उसका सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो डाटा फ्रीज नहीं है, उस डेजिग्नेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एम्प्लॉय का डाटा फ्रीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया उसने किया है वो गलत है। उसने कोई और रूल सेलेक्ट कर दिया है, या कुछ कोई ना कोई ग्रुप गलत है, या ग्रुप के साथ रूल गलत सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो इस रीजन की वजह से हो सकता है। तो जैसे सर्च करेंगे, हर एक के आगे सेलेक्ट का बटन आएगा। सेलेक्ट करते ही आपके पास ये 5 फॉर्म फिलअप करने के लिए आएंगे हिस्टोरिकल डाटा को। सबसे पहले होगा सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले सर्विस वेरिफिकेशन की डाटा डालने के लिए आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे एक ग्रिड भी शो होगी और एक फॉर्म भी शो होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने कब से कब तक का डाटा यहाँ पे डालना है। जैसे लिखा भी है, सर्विस वेरिफिकेशन डिटेल फ्रॉम डेटेड इतने, जो कि उसकी रेगुलर बेसिस पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, से 30/6/2016 तक का डाटा डालना है आपने, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लास्टली अनवेरिफाइड सर्विस की एक आपको ग्रिड शो होगी। आप देख रहे हैं उन्होंने काफी डाटा डाल दिया है, लेकिन कुछ डेज का डाटा उन्होंने नहीं डाला। जिन डेज का डाटा नहीं डला हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन कौन सी डेट्स का डाटा नहीं डला हुआ है, या कौन कौन से पीरियड का डाटा यहाँ पे नहीं डला है। अगर एक भी दिन का डाटा नहीं डला होगा तो वो अनवेरिफाइड सर्विस में शो करता रहेगा, उस पर्सन को आपको पेंडिंग में शो करता रहेगा। नेक्स्ट है सर्विस ब्रेक। अगर किसी की सर्विस ब्रेक है तो वो सर्विस ब्रेक का छोटा सा फॉर्म है, फ्रॉम डेट टू डेट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। अगर किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं आप। यहाँ पे पहले से डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक आपको डालनी है। तो लीव टाइप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किस ग्राउंड पे आपने ली है, मेडिकल ली है, पर्सनल ली है, स्टडी ली है, और किस टाइप की आपने ली है, टूवर्ड्स इंक्रीमेंट, क्वालिफाइंग और बोथ और नन। अगर ये 3 केसेस हैं आपके, शुरू के 3 केसेस हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में पीरियड डालेंगे, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, वो आपको सर्विस वेरिफिकेशन में भी डालना है। और अगर 4th केस है, नल वाला केस है, तब आपको वो पीरियड सर्विस वेरिफिकेशन में नहीं डालना है। तो इन 3 केसेस में वो पीरियड सर्विस वेरिफिकेशन में भी डालना है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रमोशन। अगर करंटली वो क्लर्क है और जब अपॉइंट हुआ था तब भी वो क्लर्क ही था, तो आपको यहाँ पहले ही मैसेज दे देगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे डाटा डालने के लिए प्रमोशन में, क्योंकि उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, और वो ऑटोमेटिक अपडेटेड वाले में शो करेगा। जब मॉनिटरिंग रिपोर्ट चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेटेड वाले में शो करेगा। अगर किसी की प्रमोशन हुई है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे। फर्स्टली जिस डेजिग्नेशन पे उसकी प्रमोशन हुई है वो सेव करनी है। अगर उसकी 2 प्रमोशन हुई है जैसे यहाँ पे, तो असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैं दोनों डालूंगा, और फिर बाद में एडिट करके उनके ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ज्वाइनिंग डेट, या किस टाइप की प्रमोशन हुई थी, ये वाली सारी चीज, रिमार्क्स वगैरह मैं डाल सकता हूँ। सिर्फ प्रमोशन वाले टैब में ही ये है कि पहले आप डेजिग्नेशन डालोगे, फिर एडिट करोगे, और फिर उसकी फुल डिटेल डालोगे, और किसी टैब में ये बात नहीं है। जब तक आप एडिट करके उसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे तब तक वो आपके नॉन अपडेटेड में या पेंडिंग में शो करता रहेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। उसकी जो भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुई है वो सारी आपको डालनी है, चाहे ACP के थ्रू हुई है, चाहे जनरल पे रिवीजन के थ्रू हुई है, किसी भी रीजन की तरफ से उसकी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुई है वो आपको यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट है लीव बैलेंस। उसका हाफ पे लीव और अर्न लीव का जो भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है लोन। अगर उसने कोई लोन ले रखा है तो वो आपको लोन ऐड करना है, और अगर किसी एम्प्लॉय ने लोन नहीं ले रखा कोई भी, तो नो करके सेव जरूर करना है, अदरवाइज वो पेंडिंग में शो करता रहेगा। सेम केस है GPF के केस में, कि अगर उसने कोई GPF विड्रॉ कर रखा है तो यस करके डाल देना है, अगर नहीं है तो नो करके सेव जरूर करना है, अदरवाइज वो पेंडिंग में शो करता रहेगा। जब आप एक एम्प्लॉय का ये डाटा पूरा फिल कर लेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे एक बटन होगा बैक टू एम्प्लॉय सर्च। नेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट एम्प्लॉय का डाटा यहाँ से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। जब इसका फिलअप कर लेंगे तो नेक्स्ट इस पे जाके फिर तीसरे का आप डाटा फिलअप कर सकते हैं। ऐसे टू एंड फ्रो आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। जब आपने सर्विस बुक का डाटा फिलअप कर लिया, नेक्स्ट ACR की बात आती है, तो ACR पे क्लिक करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉइज आएंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जब ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो ACR का फॉर्म आपको यहाँ पे भरने के लिए खुल जाएगा।
अगर किसी पर्सन की ACR है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की ACR अवेलेबल नहीं है तो आप इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट भी उसका अपलोड कर सकते हैं। इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए फ्रॉम डेट टू डेट और यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जब आप अगर ACR है तो आप उसको ACR को फुल्ली भर सकते हैं। यहाँ ACR लास्ट 10 ईयर्स की फिलअप करनी है। आप चाहे तो उससे ज्यादा की भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन यहाँ पे 2000 के बाद का दे रखा है, लेकिन लास्ट 10 ईयर की ही फिलअप करनी है। ओवरऑल असेसमेंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग है, गुड है, वेरी गुड है। अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो यस करना है, और इंटीग्रिटी डाउटफुल वेदर कन्वेड टू एम्प्लॉई है, यस और नो। अगर यस है तो किस ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट से हुआ है। अगर एडवांस रिमार्क्स है तो क्या रिमार्क्स है वो एम्प्लॉई को कन्वे हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हो गए हैं तो किस ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट के थ्रू हुए हैं, और मोर ओवर वो उसकी कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं। यहाँ पे जब आप क्लिक करते जाएंगे तो सारे के सारे ये फील्ड्स आपको शो होते जाएंगे। लास्टली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट होगा। जो भी आपकी ACR होगी उसको PDF में स्कैन करके अपलोड जरूर करना है। हर एक ACR की कॉपी को PDF में लोअर रेजोल्यूशन में स्कैन करके अपलोड करना है। ये फ्यूचर में जब उनका प्रमोशन या ACP या कोई भी केसेस होगा उसमें हेल्प आउट करेगा। फिर जब आपने एक पर्सन की ACR फिलअप कर दी, बैक टू एम्प्लॉय सर्च, देन नेक्स्ट की कर दीजिए। फिर ऐसे टू एंड फ्रो करके कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का पनिशमेंट है तो यहाँ से पनिशमेंट पे क्लिक करके सर्च करके सेलेक्ट करके ऐड कीजिएगा, और फिर यहाँ पे आपको पनिशमेंट वाला फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ पनिशमेंट आएगा कि किस टाइप का है, मेजर है, माइनर है, जो भी है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर किसी ड्रॉप डाउन में आपको ये लगता है कि कोई फील्ड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ट्रेजरी को और NIC को मेल कर सकते हैं। हो सकता है कि जितनी पनिशमेंट के टाइप यहाँ पे डाले हैं या पीछे किसी भी फॉर्म पे कोई जो भी टाइप डाला है, प्रमोशन टाइप डाला है या कुछ भी डाला है, आपके पास अवेलेबल है लेकिन हमने इसमें नहीं डाल रखा, तो आप NIC को और ट्रेजरी को मेल कर सकते हैं, जो कि आपको ईमेल ID हमने पहले ही भी लिखवा दी है, treasury@hry.nic.in। तो यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। जितने एम्प्लॉइज का है ऐसे बैक टू बैक करके आप ऐसे यहाँ पे सारे पनिशमेंट, सर्विस बुक और ACR उसकी वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया। फिलिंग ऑफ सर्विस बुक। जब आप चेकर से लॉगिन करेंगे, एक बात नोटिस करने की है, जब आप चेकर से लॉगिन करेंगे और ऐड बटन होगा तो यहाँ पे आपको दो बटन दिखाई देंगे, सेव एंड लॉग। ये लॉग का प्रोविजन हमने पहले रखा था, लेकिन अभी हम इसमें कुछ मॉड्यूल में चेंज कर रहे हैं, तो प्लीज लॉग क्लिक ना कीजिए। लॉक करने से आपको इंडिविजुअल को लॉक करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया एक एंट्री को, तो हर एक एंट्री को आपको जाके लॉक करना पड़ेगा। हम ऐसा कोई प्रोविजन बना रहे हैं कि एक बार लॉक का बटन क्लिक करें और उसकी सारी सर्विस बुक का डाटा लॉक्ड हो जाए, आपको बार बार लॉक बटन क्लिक ना करना पड़े। तो ऐसा प्रोविजन बना रहे हैं, तो लॉक वाला बटन कोई क्लिक ना करें, अभी सिर्फ सेव वाला ही बटन क्लिक करें। ऐसे करते करते ये सारा हो जाएगा। अब इन बिटवीन जैसे आप ये डाटा 1 महीने में भरते हैं या 2 महीने में भरते हैं, 1.5 महीने में भरते हैं, इन बिटवीन होता क्या है कि आपके यहाँ कोई एक एम्प्लॉय था A ऑफिस में, वो B ऑफिस में चला गया। अब उसकी सर्विस बुक भी उसके साथ B ऑफिस में चली जाएगी। कुछ सर्विस बुक का डाटा तो यहाँ पे भर दिया होगा, कुछ बच गया होगा, तो वो B वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पे फिलअप करें, लेकिन उनको ऑनलाइन सर्विस बुक भी शो होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाना है। जैसे हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में गए थे, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाना है। यहाँ से सेम वही प्रोसेस, रूल ग्रुप डेजिग्नेशन टाइप सेलेक्ट करो, सर्च करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, पोस्टिंग ट्रांसफर। ये सिर्फ तभी करना है अगर कोई पर्सन ट्रांसफर होता है। यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ये फॉर्म आपको शो होगा। यहाँ पे जिस डेजिग्नेशन पे जहाँ पे है वो आपको पहले से शो होगा। नए वाले ऑफिस का आप डालेंगे, सर्विस बुक मेंटेन लेवल आप डालेंगे। अगर इस डेजिग्नेशन की मेंटेन करने वाली वहाँ पे कोई पर्सन है, असाइंड है, तो यहाँ पे वो जाने देगा, नहीं तो आपको मैसेज दे देगा, नो यूजर हैव परमिशन, प्लीज गिव परमिशन फर्स्ट। तो यहाँ पे ये भी चेक है, इसकी ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, ये सारी चीज यहाँ पे डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, ये एम्प्लॉय A ऑफिस से उठ के B ऑफिस में चला जाएगा, सर्विस बुक भी उसकी वहाँ पे चली जाएगी। आगे जो भी सर्विस बुक का काम करना है वो वहीं पे वो करेंगे। अगर किसी और एम्प्लॉय का करना है तो बैक टू सर्च करा और सेम प्रोसेस ऐसे ही कर देंगे। अब लास्ट है सीनियोरिटी लिस्ट का। सीनियोरिटी लिस्ट का प्रोविजन अभी हमने मेकर एंड पे दिया है, चेकर एंड पे अवेलेबल नहीं है।
सिर्फ मेकर एंड पे दिया है, तो मेकर से लॉगिन करेंगे। जैसे ही मेकर से लॉगिन किया, मेकर एंड पे एक प्रोविजन और है कि अपडेट एम्प्लॉय फोटो। इन केस किसी की एम्प्लॉय की फोटो पहले अपडेट नहीं हो पाती तो वो मेकर एंड पे जाके बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। सीनियरिटी लिस्ट में दो आपके पास सब लिंक आएंगे, क्रिएट सीनियरिटी लिस्ट और लिस्ट ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। अगर कोई नई सीनियरिटी लिस्ट बनानी है तो क्रिएट सीनियरिटी लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर जितनी भी आपने सीनियरिटी लिस्ट बना के रखी है और एडिट करना चाहते हैं उनको या डिलीट करना चाहते हैं, तब लिस्ट ऑफ सीनियरिटी लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट सीनियरिटी लिस्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपकी कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा, जो भी आपका कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी होगा, जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा उसके हिसाब से। नेक्स्ट आप रूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रूल के बाद ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप के बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन ऐसे शो होंगे। ये चेक्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी सीनियरिटी लिस्ट पहले बन चुकी है। सीनियरिटी लिस्ट के केस में आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल डेजिग्नेशन की एक सीनियरिटी भी बना सकते हैं और सिंगल डेजिग्नेशन की एक सीनियरिटी भी बना सकते हैं। कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि दो डेजिग्नेशन या दो से ज्यादा डेजिग्नेशन की एक ही सीनियरिटी लिस्ट बनती है। कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि सिंगल ही बनती है। तो यहाँ पे दोनों प्रोविजन है, आप जैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय होंगे और इस यूजर को उनकी परमिशन होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉय शो करेंगे। यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट किसने डिफाइन करी वो डाल देंगे, लेटर नंबर, लेटर डेट अगर कोई है तो वो डाल देंगे और सीनियरिटी लिस्ट को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अभी मैं लिस्ट ऑफ सीनियरिटी लिस्ट से दिखा देता हूँ कि किस टाइप से ये एम्प्लॉयज की लिस्ट आएगी। कोई भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एडिट पे तो ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अगर यहाँ पे ये चेकबॉक्स तभी चेक करना है अगर किसी पर्सन की किसी कोर्ट केस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से उसकी उसको सीनियरिटी नंबर नहीं मिला, तभी ये चेकबॉक्स चेक करना है। अदरवाइज इस चेकबॉक्स को चेक नहीं करना है, यहाँ पे आपने नंबर डाल देना है। जिसका जो भी नंबर है वो डालना है। से फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट है उसमें 40 एम्प्लॉयज है, कहीं पे 40 एम्प्लॉयज है और सीनियरिटी नंबर ऐसे जा रहा है 70, 72, 73 या कुछ भी जा रहा है, तो आपने 70 वाला नंबर यहाँ पे डालना है। ऐसे नहीं कि नई सीरियल नंबर नहीं डालने, वही जो एक्चुअल उसका नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ पे डाल देंगे, चेकबॉक्स पे चेक तभी करना है अगर उसकी किसी रीजन की वजह से पेंडिंग है तो, और लास्ट में अपडेट ऑल कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट ऑल करेंगे वो लिस्ट ऑफ सीनियरिटी लिस्ट में आपको शो करने लग जाएगा। अब केस ऐसा भी आता है कि आपने मल्टीपल डेजिग्नेशन की एक सीनियरिटी लिस्ट बना दी है। आपने मल्टीपल डेजिग्नेशन की, जैसे इन्होंने दो मल्टीपल डेजिग्नेशन की एक सीनियरिटी लिस्ट बना दी है, हमें बाद में पता चलता है कि ये सीनियरिटी लिस्ट तो सिंगल डेजिग्नेशन की बननी चाहिए थी। तो इस केस में सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कि इस वाली उसको डिलीट कर दीजिए और फिर सिंगल दो बना दीजिए। या हो सकता है कि दो सिंगल आपने बनाई हो और उनकी क्लब करके एक बननी चाहिए थी, तो दोनों को डिलीट करके एक क्लब करके बना लीजिए। जैसे ही आप यहाँ से डिलीट करेंगे वहां वो चेक बॉक्सेस अनेबल शो करने लग जाएगा और फिर वहां पे आप मल्टीपल की बना सकते हैं। तो ये तो चीज थी सीनियरिटी लिस्ट वगैरह की। अब मैं डिपार्टमेंट एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूँ। डिपार्टमेंट एडमिन यूजर को हर चीज को मॉनिटर करने का पूरा इसके अंदर प्रोविजन है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसमें लॉगिन करते हैं। जैसे इसमें लॉगिन किया, जैसे लॉगिन किया, ये शुरू के 4 फॉर्म तो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि ये मास्टर डाटा फिलअप करने के लिए है। नेक्स्ट फॉर्म बताता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय डाटा, ये वाला फॉर्म। इस वाले फॉर्म का यूज तब होगा अगर किसी एम्प्लॉय का डाटा फ्रीज हो गया और उसकी कोई इंफॉर्मेशन गलत हुई है, तो वहाँ के फील्ड ऑफिसेस आपको मेल या कॉल करेंगे। एम्प्लॉय का नाम बता सकते हैं या यूनिक कोड बता सकते हैं और उसका डाटा यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे उसकी ज्वाइनिंग डेट गलत डल गई, आधार नंबर गलत डल गया या एड्रेस गलत डल गया या उसका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस फ्यूचर में चेंज हो जाता है, तब भी आप यहाँ से चेंज करेंगे। नेक्स्ट है अपडेट रिटायर्ड एम्प्लॉय। अपडेट रिटायर्ड एम्प्लॉय में कुछ पर्सन इन बिटवीन, जब आप डाटा फिलअप कर रहे होंगे, कुछ पर्सन आपके रिटायर्ड भी हो गए होंगे, तो इन बिटवीन अगर कोई पर्सन रिटायर्ड हो जाता है तो इन सर्विस से आपको उसको रिटायर्ड करके और यहाँ पे उसकी
डेट फिल कर देंगे कि किस डेट को रिटायर्ड हुआ। इन केस कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है या एक्सपायर हो जाता है या डिसमिस हो जाता है, तब भी वो वैसे ही करेंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे अपडेट करेंगे वो आपकी सारी की सारी मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हट जाएगा और कहीं भी आपको डाटा फिलअप करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई पर्सन 1 या 2 महीने में रिटायर्ड होने जा रहा हो फिर भी आप उसकी सर्विस बुक फिलअप करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अभी पेंशन पेपर का इसमें प्रोविजन है, अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं है, बाद में देंगे। पेंशन पेपर भी आपको HRMS से निकाल लेंगे, तो अगर उसकी सर्विस बुक फिलअप हुई भी होगी तो पेंशन पेपर इजिली निकल पाएंगे। फाइंड एंड अपडेट एम्प्लॉई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज इस सॉफ्टवेयर का। अगर कोई एम्प्लॉई आपको कॉल करके कहता है सर मुझे तो एम्प्लॉई मिल ही नहीं रहा, कि वो एम्प्लॉई है कहाँ, मुझे तो एम्प्लॉई नहीं दिख रहा, मैं डाटा कैसे अपडेट करूं, या इस टाइप से कुछ आता है, तो आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यूनिक कोड उससे पूछो या उसका नाम पूछ लो और सर्च करके ये डिटेल आ जाएगी। जैसे ये डिटेल आएगी आपके पास उसका रूल, ग्रुप, डेजिग्नेशन और पे स्केल शो हो जाएगा, वो किस ऑफिस का है और सर्विस बुक उसकी कहाँ पे मेंटेन हो रही है और वो किस स्टेज पे पड़ा है। स्टेज मतलब जैसे वो पेंडिंग एट मेकर पड़ा है, एम्प्लॉई एंड पे पेंडिंग पड़ा है, या ऑब्जेक्शन डेट लगने के लिए पेंडिंग पड़ा है, या फ्रीजिंग होने के लिए पेंडिंग पड़ा है, वो सारी आ जाएगी। अब हर एक का एक वो है। अब ये एम्प्लॉई था, वहां का एम्प्लॉई सोचता है कि ये तो सर्कल कैडरे मिनिस्ट्रियल ग्रुप का था, लेकिन गलती से सिलेक्ट हो गया मैकेनिकल ग्रुप, तो वो वहां पे उस रूल में दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आपको यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ उसने बोला कि वो मिनिस्ट्रियल ग्रुप का है, लेकिन यहाँ तो मैकेनिकल ग्रुप सिलेक्टेड है, तो वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जैसे ही यहाँ पे आप मैकेनिकल की जगह मिनिस्ट्रियल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो वो एम्प्लॉय वहाँ पे उसको शो करने लग जाएगा। एक केस। सेकंड केस आया सर्विस बुक मेंटेन। अब सर्विस बुक मेंटेन होनी थी उसके डिवीजन में, लेकिन किसी ने फॉरवर्ड कर दी उसको सर्कल में या ऊपर में, तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा सर्कल, डिवीजन की जगह सर्कल शो कर देगा। तो आप उसको कह दो कि भाई तेरी तो सर्कल में हुई है, आप उस सर्कल को कॉल करके कहो कि वो आपको ट्रांसफर कर दे सर्विस बुक, जो चेकर में आपको प्रोविजन दिखाया था ट्रांसफर सर्विस बुक का। जैसे ही वो ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट, फाइनलाइज्ड रिकॉर्ड। कई एम्प्लॉई आपको कॉल करके कहेंगे कि सर वो कौन से स्टेज पे पेंडिंग है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हम तो ढूंढ रहे हैं। तो आप उसका यूनिक कोड डाल के बता सकते हैं भाई वो पेंडिंग इस स्टेज पे है, मेकर एंड पे पेंडिंग है, या ऑब्जेक्शन डेट लगने के लिए पेंडिंग है, या एम्प्लॉई से साइन कराने वाले स्टेज पे पेंडिंग है, या फाइनल फ्रीजिंग टाइम पे पेंडिंग है। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि क्या चीज है। कई बार ऐसा होगा कि वो डेजिग्नेशन गलत सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे पाइप फिटर ग्रेड 1 है और ग्रेड 1 की जगह ग्रेड 2 सेलेक्ट कर लिया, या पाइप फिटर ग्रेड ई सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी गलत सेलेक्ट कर लिया, तो उस वजह से भी वो वहां पे नहीं दिख सकता। तो यहाँ से आप उसका रूल, ग्रुप, डेजिग्नेशन और पे स्केल कुछ भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। नेक्स्ट है अपडेट CCA का, आपको दिखेगा अगर किसी का कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी गलत आपने सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी का सीधा इफेक्ट सीनियरिटी लिस्ट, नेक्स्ट ट्रांसफर और प्रमोशंस पे पड़ता है। अगर आपने किसी का कैडरे कंट्रोल अथॉरिटी गलत सेलेक्ट कर दिया है तो वो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। जनरल रिपोर्ट्स हर एंड पे आपको मिलेगी, मेकर, चेकर, लेवल एडमिन यूजर, डिपार्टमेंट एडमिन यूजर। यहाँ पे आप एम्प्लॉय की डायरेक्टरी देख सकते हैं, पूरे के पूरे आपके डिपार्टमेंट की डायरेक्टरी देख सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का पर्टिकुलर डाटा, जो बेसिक डाटा है वो चेक कर सकते हैं। कंप्लीट सर्विस बुक उसकी देख सकते हैं, ACR कितनी मिसिंग और रिसीव्ड है वो देख सकते हैं। 50-55 एज कौन अचीव करने वाले एक्सटेंशन पर्पस के लिए वो देख सकते हैं। रिटायरमेंट किनका ड्यू होने वाला है 1 मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में, वो देख सकते हैं। वैकेंसीज कितनी क्रिएट होने वाली है आपके आने वाले टाइम में, वो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे रिटायरमेंट होगी तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो चेकआउट कर सकते हैं। ACP किनका पेंडिंग है वो चेकआउट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में क्लर्क कौन से क्लर्क कहाँ लगे हैं और उनकी डिटेल देख सकते हैं। पोस्टिंग प्लेस और ड्यूरेशन वाइज रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन एक प्लेस पे और कितनी ड्यूरेशन से वो वहाँ पे बैठा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस प्लेस पे कितनी ड्यूरेशन से बैठा है। नेक्स्ट है ऑफिस की आप डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं कि पूरे के पूरे आपके डिपार्टमेंट की ऑफिस की आप डायरेक्टरी यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट लेवल रिपोर्ट सिर्फ आपको ही दिखाई देंगी, चेकर और मेकर को नहीं दिखाई देंगी। इसमें आप सर्विस रूल जितने डाले हैं उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सर्विस रूल को डेजिग्नेशन से जो आपने मैप किया है उनका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब नीचे की जो रिपोर्ट्स हैं वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली रिपोर्ट है ई सैलरी टू HRMS एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ई सैलरी से HRMS में DDO में एक्सपोर्ट करना है, तो 50 एम्प्लॉई है, 50 में से 40 कर दे 10 रहेगी, तो वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उसकी रिपोर्ट लेके अपने हायर अथॉरिटी को भी दिखा सकते हैं कि इस ऑफिस में इतने होंगे, इस ऑफिस में इतने होंगे और टोटल मेरे इतने होंगे। नेक्स्ट वाली रिपोर्ट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली रिपोर्ट में आप ये देख सकते हो कि जो आपके ये डिफरेंट लेवल्स थे कि पेंडिंग एट मेकर, वेरिफिकेशन चेकर के लिए जो ये सारा पूरा प्रोसेस था कि कौन से प्लेस पे मेरा एम्प्लॉय बाकी बचा हुआ है। तो आप अगर किसी पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपको उन एम्प्लॉइज तक का नाम पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो इस लेवल पे पेंडिंग है। तो आप अपने फील्ड ऑफिस में कॉल करके ये कह सकते हो कि मैंने ये चेक किया है कि आपके ऑफिस के 4 एम्प्लॉय जिनका नाम ओम प्रकाश, हरकेश जी, अशोक और सुरेश जी है, इनका आपने डाटा अपडेट नहीं किया, प्लीज इनका डाटा अपडेट करो। तो आप ऐसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि डीडीओ कोई डाटा डालेगा और वो गलत डाल देगा, फिर डीडीओ आपको कॉल करके कहता है कि मैंने गलत डाल दिया, या तो आप सही कर दो या मैं ही सही कर दूंगा, कुछ ऐसा प्रोविजन कर दो। तो यहाँ पे पेंडिंग एट मेकर एंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ एक बटन दिखेगा रिवर्ट टू ई सैलरी। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे ये ई सैलरी में रिवर्टेड हो जाएगा, डीडीओ के पास दोबारा शो करने लग जाएगा। डीडीओ दोबारा उस डाटा को सही करके उसको दोबारा अपडेट कर सकता है। ऐसे ही सब स्टेजेस का है। अगर जैसे ये पेंडिंग फॉर फ्रीजिंग एट चेकर लेवल पे पेंडिंग है फ्रीजिंग करने के लिए, तो इसमें कौन सा है कि एक एम्प्लॉई है, अगर वहां पे वो फ्रीज का बटन जैसे ही दबा देंगे तो फिर वो फाइनलाइज्ड रिपोर्ट में आ जाएगा। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेना है, एग्जैक्ट प्रिंट आउट लेना है, तो उसके लिए हमने अलग से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास रिपोर्ट। उसके लिए लिंक इससे नीचे वाला है। अगर आपको एम्प्लॉई चेक करने हैं तो विद एम्प्लॉइज वाली रिपोर्ट चेक करनी है, अदरवाइज वो नीचे वाली रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट है सर्विस बुक मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अगर आप सर्विस बुक को मॉनिटर करना चाहते हो कि कितने लोगों का प्रमोशन भर दिया, कितने लोगों की लीव भर दी, कितने लोगों का क्या हो गया, ये सारी चीज आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सर्च करके क्लिक करोगे। इस रिपोर्ट में हो सकता है 1 से 3 मिनट लग जाए, तो क्योंकि ये रिपोर्ट का डाटा बहुत ही हैवी टेबल्स से आ रहा है, तो ऐसे आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कितनों का अपडेट हो गया और कितनों का अपडेट नहीं हुआ। जिसका अपडेट नहीं हुआ तो आप बता भी सकते हो कि इस एम्प्लॉय का डाटा अपडेट नहीं हुआ, इस एम्प्लॉय की एक वो नहीं हुआ। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट रिपोर्ट करके प्रिंट भी ले सकते हैं। लास्ट जो है सीनियोरिटी लिस्ट की भी सेम ऐसी रिपोर्ट है कि सीनियोरिटी लिस्ट में आप चेक कर सकते हो कि कितने लोगों का अपडेट है और कितने लोगों का पेंडिंग है और कितने लोगों का नॉन अपडेटेड है। पेंडिंग और नॉन अपडेटेड में ये डिफरेंस है। पेंडिंग का मतलब आपने चेकबॉक्स को चेक कर रखा है और नॉन अपडेटेड में ना तो आपने चेकबॉक्स को चेक कर रखा है, ना आपने सीनियोरिटी नंबर डाल रखा है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। लास्ट है एम्प्लॉय करंटली किस पोस्टिंग, उसकी करंटली पोस्टिंग डिटेल क्या है, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी स्टेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं।